डन। ओके, सो आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है, उसको हम क्यों उसको हमको क्यों पढ़ना है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और उसका कुछ डिटेल्स हम डिस्कस करने वाला है। सो फर्स्ट आता है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का एक सिंपल सा जो डेफिनेशन होता है वो है मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर दैट अपीयर्ड एज वन। मतलब हम सब सिंगल सिंगल सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा काम को करना पड़े तो उसके लिए ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत होता है, ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत होता है। तो उसके लिए अगर कोई सिंगल सिस्टम से कंपेयर करूँ, सिंगल सिस्टम को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कहूँ, तो वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ये बहुत कॉस्टली होगा एंड परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने कुछ छोटा छोटा मॉड्यूल से बनाकर एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना लूँ, जो तो हम एक पूरी तरफ से एक ऐसा सिस्टम बना पाऊंगा जो मॉड्यूलर होगा, जिसका जो रिसोर्स होगा वो काफ़ी स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल होगा, एंड वो अ, उससे हम बहुत सारी एडवांस वर्क भी कर पाएंगे। तो यह है मेन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मेन फंडा। तो अब आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कैरेक्टराइजेशन क्या है। Distribute What is the characteristics of the distributed computing system? A distributed computing system must have a resource sharing. जैसे मैंने बताया, जो एक सिस्टम, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मल्टीपल स्मॉल सिस्टम का कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन है। तो अगर मल्टीपल नोड्स है तो उससे अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का शेयर is most important, because to do a single task in a distributed system, each system have to properly communicate with the others, so that the hardware and the software must be synced properly. And openness, the system should be extensible, and the system should be extensible, because हमने जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को बनाने वाला हूँ, उस सिस्टम को अगर कुछ खामियां रह जाए तो वो प्रॉपर फंक्शनलिटी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उस सिस्टम एक ओपननेस होना ज़रूरी है। और जैसे हम इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मल्टीपल नोड्स का इस्तेमाल करता हूँ, तो इसमें कॉन्करेंसी एक बहुत बड़ा इशू होता है। मल्टीपल नोड्स में जब कोई डेटा प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ सिंक्रोनाइजेशन का इशू आ सकता है। तो इसीलिए कॉन्करेंसी जो एसिड प्रॉपर्टी है, जो हमने डेटाबेस में भी देखा है, एटॉमिसिटी, कॉन्करेंसी, आई फॉर समवन कैन हेल्प मी, मैं भूल भूल चुका हूँ। आई फॉर हाँ, ऐसी सबसे पहली है ऐसी प्रॉपर्टीज में आइसोलेशन, I for एटॉमिसिटी, isolation. आई फॉर एटॉमिसिटी, आइसोलेशन, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। हाँ। तो ये सारी मेरी फीचर्स को हमने अचीव करना हो, तो इसके हिसाब से अगर चले तो एक बहुत बड़ा कॉन्करेंसी स्टैब्लिश कर सकता हूँ हम, जिसमें सिंक्रोनाइजेशन का कोई इशू नहीं आएगा। अब बताएं स्केलेबिलिटी। दिस सिस्टम मस्ट बी स्केलेबल। इन व्हाट सेंस? अगर हम एक सिस्टम बना रहा हूँ 1 मिलियन यूजर्स के लिए, तो सिस्टम अगर ज़रूरत पड़े तो 1 बिलियन यूजर तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो इसका जो स्केलेबिलिटी है, और वो इसको स्केल करने के लिए द सिस्टम को हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो कम ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा से भी कम चलाना पड़ेगा। Fault tolerance, as the system as this system is a combination of multiple autonomous nodes, multiple autonomous system. If some of the system got corrupted, some of the system got out of order, the system must be
the system performance must not be so much affected significantly. अगर हमने सोचा कि ये 10 नोड से एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाएगा, अगर चलते चलते उसका 2-3 नोड्स आउट ऑफ ऑर्डर भी हो गया, तो पूरी सिस्टम में बाकी जो नोड्स है वो उस कमियां को बुझाने चाहिए। तो तीसरा होता है ट्रांसपेरेंसी। एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसमें काफ़ी सारी नोड्स होता है, काफ़ी सारी सिंक्रोनाइजेशन एंड नेटवर्किंग का इशू होता है। तो इसमें जो डेटा हमने प्रोसेस करने वाला है उसका ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमने ट्रांसपेरेंसी को ध्यान नहीं दिया तो एक डाटा कब किस कंप्यूटर के किस सिस्टम किस नोड पर प्रोसेस हो रहा है, अगर कोई फॉल्ट हुआ प्रोसेसिंग में तो उस किस सिस्टम से आ रहा है ये बारीकी से देखना बहुत जरूरी होता है। इज इट क्लियर? क्लियर। हाँ क्लियर। So here's some more points added by sir. So I'm going to discuss it. So एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो मल्टीपल ऑटोनोमस कंप्यूटर का एक कलेक्शन होना है। कैसे? जो उसका जो सीपीयू है, उसका जो लोकल मेमोरी मतलब जो रैम है, उसका जो स्टोरेज है, वो सब एक नेटवर्क हाई स्पीड नेटवर्क की मदद से वो कनेक्टेड रहना चाहिए। हर एक नोड के साथ एक सुइटेबल सिक्योर एंड रिलायबल कनेक्शन में होना चाहिए, नहीं तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं हो सकता। और ये अगर लार्ज स्केल में देखा जाए तो एक जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। इंटरकनेक्शंस, the IO parts, input output parts, and the interconnected the computers should be connected with each others with some network peripherals. So the IO paths should be properly synchronized. And shared state, there must not be any shared memory. Shared memory मतलब अगर कोई एक अगर हमने कॉन्सेप्ट लिया एक सर्वर को, तो सर्वर में क्या एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है और उसका कुछ मेमोरी होता है। तो उसका जो शेयर्ड मेमोरी होता है वो एक सिंगल सेंट्रलाइज जगह पर रहता है, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में उस जो डेटा है उस डेटा को हमने हर एक नोड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ यार, इसलिए जो परफॉर्मेंस होता है और जो रिलायबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेंटेनेंस द ग्लोबल इनहेरिएंट रिक्वायर्स अ करेक्ट एंड कोऑर्डिनेट। जैसे हमने बताया जो ग्लोबल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसमें जो करेक्टनेस एंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन एवरी नोड्स शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपर्ली। and operation on multiple computers, as we discussed the multiple nodes रहता है, तो उस पर multiple nodes के अंदर properly synchronization जरूरी है। तो हम इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को एप्लीकेशन कहाँ पर करूँ? समझ में तो आ गया ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये है, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? आज के डेट में जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसका बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे ई कॉमर्स। जैसे हम अगर ईबे को कंपेयर करें, ईबे को एक केस स्टडी कर ले, तो ईबे एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन वो पूरी वर्ल्ड में मैक्सिमम जगह पर अवेलेबल है। लेकिन तो इसके लिए अगर वो अमेरिका से ही ऑपरेट करे तो वो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा एंड उसका जो सर्विस होगा वो बहुत रिलायबल नहीं होगा। तो इसलिए हर एक कंट्री में जिस कंट्री में ज़रूरत है उस कंट्री में उसका एक स्मॉल डेटा सेंटर है, वो स्मॉल सर्वर से, तो और हर एक सर्वर दूसरे सर्वर से कनेक्टेड होता है। तो इसलिए इसी तरफ से एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक एप्लीकेशन बन चुका है। और एक क्या, इंफॉर्मेशन सोसाइटी लाइक द फेसबुक, लिंक्डइन, वी ऑल नो एवरीथिंग्स आर गेट कनेक्टेड एंड हम जब चाहे इस दुनिया का किसी भी आदमी से बात कर सकते हैं,
किसी भी आदमी से कनेक्ट कर सकते हैं। क्रिएटिव इंडस्ट्री, तो क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी बहुत सारा just like in the current scenario, the through the online help, this is our creative industry में जब कोई फिल्म तैयार होता है या उसका डिफरेंट डिफरेंट सब टास्क होता है, तो वो ऑनलाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड एक सिस्टम के अंदर से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे उसका जो परफॉर्मेंस, उसका जो क्वालिटी वो बहुत अच्छा होता है। हेल्थ केयर में भी है, एजुकेशन में करेंटली हम पैंडेमिक में देख ही रहा है, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जहाँ पर मल्टीपल नोड्स से मल्टीपल स्टूडेंट्स कनेक्ट होकर एक प्लेटफॉर्म में एक वर्चुअल क्लास कर पा रहा है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स से शुरू करें तो साइंस एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, हर एक जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पूरी एप्लीकेशन फैला चुका है। ओके, तो क्लासिफिकेशंस क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का? अगर क्लासिफाई करें तो हम 3 तरह से कर सकते हैं। एक है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सिंक्रोनी। डिग्री ऑफ सिंक्रोनी मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जैसे मल्टीपल नोड्स का कॉम्बाइंड सॉल्यूशन है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का वो जो नोड्स है वो आपस में सिंक्रोनस भी रह सकता है, एसिंक्रोनस भी रह सकता है। तो सिंक्रोनस क्या है, एसिंक्रोनस क्या है? जैसे हम कोई फोन पर बात कर रहा हूँ तो वो एक सिंक्रोनस है, क्योंकि उसी टाइम पर हम जो बात ए और बी अगर बात कर रहा है तो ए जो बोलेगा बी उसको सुनना ही पड़ेगा, और बी जो बोलेगा वो ए सुनना ही पड़ेगा एट अ पर्टिकुलर टाइम। बट इन एसिंक्रोनस इट्स जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप मैसेज। अगर ए ने बी को मैसेज किया तो बी उस वक्त ऑनलाइन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन वो मैसेज बी के पास पहुंच जाएगा वो बी जब ऑनलाइन होगा। तो इसका जो टाइमिंग है वो सिंक्रोनस नहीं है। तो ये है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का एग्जांपल। तो इसी तरफ से ईच एंड एवरी नोड्स मस्ट बी कनेक्टेड, एंड इस तरफ से हम ये नोड को जो कनेक्टिविटी है सिंक्रोनी है, इसको हम 2 तरफ से डिवाइड कर सकते हैं, सिंक्रोनस सिस्टम एंड एसिंक्रोनस सिस्टम। कम्युनिकेशन मीडियम क्या है? जैसे मल्टीपल नोड्स से एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना है, तो उसका जो कम्युनिकेशन है मल्टीपल नोड्स के अंदर, तो वो 2 तरफ से हो सकता है, एक मैसेज पासिंग, 2 शेयर्ड मेमोरी। मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखा है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में। तो शेयर्ड मेमोरी क्या होता है? शेयर्ड मेमोरी से मल्टीपल नोड्स एक पर्टिकुलर मेमोरी को वो डिटेक्ट करता है, जिस मेमोरी वो दोनों ही एक्सेस कर सकता है। एक्सेस मतलब रीड राइट कर सकता है, और इस मेमोरी के मदद से वो दोनों कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ एडवांटेजेस भी है। और दूसरा आता है मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग क्या है? मैसेज पासिंग के अंदर कोई शेयर्ड मेमोरी नहीं रहता। मैसेज पासिंग के अंदर एक नोड दूसरे नोड से मैसेज के साथ बातें कर सकते हैं। और अगर मैसेज के साथ बातें करना है, तो अगर वो सिस्टम एसिंक्रोनस है, तब तो जब ए नोड्स बी नोड्स को मैसेज देगा, तब बी नोड्स अवेलेबल भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है बफर। अगर ए नोड मैसेज किया और उस वक्त बी नोड्स अवेलेबल नहीं रहता, तो वो जो मैसेज है वो बफर में स्टोर हो जाएगा। जब बी नोड ऑनलाइन होगा तब बी उस मैसेज को कैन रिसीव इट। सो इस मैसेज पासिंग का भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो मेनली शेयर्ड मेमोरी का जो डिसएडवांटेज है वो ये है जो शेयर्ड मेमोरी एक कांस्टेंट मेमोरी है, जिसको दो नोड्स यूज कर रहा है रीड एंड राइट के लिए। तो इसमें कॉन्करेंसी का एक इशू आ सकता है, सिंक्रोनाइजेशन का एक इशू आ सकता है। तो इसलिए इस पर जो ये सीमाफोर म्यूटेक्स वगैरह है वो लागू होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर अब आता है फॉल्ट मॉडल में। फॉल्ट मॉडल क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वो सिस्टम 2 तरह से फेलियर हो सकता है। क्या?
एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो नोड्स है वो अगर क्रैश फेलियर होता है और एक होता है बाइजेंटाइन फेलियर। क्रैश फेलियर क्या है? अगर एक फेलियर कहाँ से आता है? फेलियर आता है, पहले आता है फॉल्ट से। अगर कोई सिस्टम के प्रोसेस में कोई फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट से जनरेट होता है एरर। हर एक फॉल्ट एरर नहीं होता, लेकिन हर एक एरर फॉल्ट होता है। उसके बाद वो एरर जब एक लार्ज स्केल पे हो जाता है, अगर उस एरर एक बहुत गहरी असर फैल देता है तो अब आ जाता है फेलियर। क्रैश फेलियर से पूरी सिस्टम डाउन हो सकता है। और एक आती है क्या? बाइजेंटाइन फेलियर। बाइजेंटाइन फेलियर क्या होता है? बाइजेंटाइन फेलियर एक ऐसा अगर हमने देखा जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हंड्रेड्स नोड्स अवेलेबल है और उसमें as it is a distributed system, the whole process, the whole combined output should be a single unit. So the Byzantine failure, each and every node, if some of the nodes give us the incorrect result, if some of the nodes give us misleading this operation, or some of the nodes get corrupted during the execution, it doesn't affect the whole system. It's just a small part of the system which got failure. But but maximum number of nodes are still available to work properly. So in that case, the Byzantine failure can give us a solution to make the system alive for the execution time. It's guaranteed the system will not crash. तो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्यों यूज करना है? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ भाई आ रही है। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, ये तो मतलब रिपीट ही हुआ था, इतना समझ में आ गया सब। ओके, तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज क्यों करें? हमारे पास तो सेंट्रल सिस्टम था, सर्वर था, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जरूरत क्यों पड़े? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक इनहेरिट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बहुत सारी एडवांटेजेस है, तो उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का यूज करते हैं। क्या? इनहेरिट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हर एक नोड के अलग अलग काम होता है जो मिलकर एक पूरी आउटपुट देता है। तो इसीलिए एक इनहेरिट डिस्ट्रीब्यूशन के मदद से हम एक ब्रिज ऑफ कस्टमर, सप्लाई एंड कंपनी एक्सेट्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट लेवल का जो यूजर है उसको बारीकी से उसका जो डेटा है उसको प्रोसेस कर सकता है, उसका जो काम है वो जॉब कंप्लीट कर सकता हूँ। स्पीड अप। As distributed system is combination of multiple nodes, multiple autonomous processing, and which are connected with each other, the overall performance got improved drastically. Suppose suppose we need a system with 16 core processor, 16 GB of RAM. How much it could cost? It could cost nearly 50 to 70k in that time if we consider in a single system. But if we build this configuration with multiple small nodes of Raspberry Pi as an example, so it can be built up within 20 to 25k. And these Raspberry Pi systems are interconnected with each other so that they can build a distributed system, and they can give us a better speed up. And in this system, if some of this pi get corrupted, the whole process should not be stopped, because the rest of the machines are still in the order and working perfectly. So it also provides us the fault tolerance. It does not get crashed if some of the nodes get out of order. Another क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। और जैसे एक मल्टीपल सिस्टम में
डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मल्टीपल नोड्स का कॉम्बिनेशन है, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन के थ्रू रिसोर्स शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ काम एक नोड करे तो दूसरे काम दूसरे नोड को देना देना जरूरी है, और इसी तरह से पूरी कॉम्बाइंड सिंक्रोनसली एक पूरी सिस्टम का जो प्रोसेस है वो आ सकता है। स्केलेबिलिटी मैंने पहले ही कह दिया, सिस्टम शुड बी स्केलेबल टू मैनेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कंप्यूटेशन से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो एसिंक्रोनस सिस्टम सिंक्रोनस सिस्टम है। तो एसिंक्रोनस सिस्टम डिसिंक्रोनस सिस्टम के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अब आता है मॉडल ऑफ कॉन्करेंसी। तो इसमें कम्युनिकेशन जो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस मल्टीपल नोड्स पे चल रहा है, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर मल्टीपल प्रोसेस के अंदर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं हो पाएगा। और क्या, फंक्शंस एंड लॉजिकल क्लॉजेस, ये सारी सिस्टम जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अंदर जो काम कर रहा है, तो उसके अंदर हर एक के पास एक लॉजिक्स होगा, जिसके मदद से वो एक दूसरे से साथ सिंक्रोनसली कम्युनिकेशन कर पाएगा, एंड they can understand what should the nodes do, what's not. Passive objects, active objects and agents. उसके बाद का क्या आता है, कॉन्करेंसी इशू। जैसे मैंने बताया, जो मल्टीपल नोड्स ए प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो उसमें उसमें जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होता है, तो उसमें जो चारों पॉइंट्स जरूरी होता है वो है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो एटोमिसिटी मतलब हम सबको पता है, एक जो प्रोसेस है उसको एटॉमिकली कंसीडर करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता हम। उसके बाद है कंसिस्टेंसी, जो डेटा प्रोसेस होगा, जो एक ट्रांजैक्शन होगा, वो करेक्टनेस को डिफाइन करेगा, वो गारंटी देगा, कंसिस्टेंसी डिफाइन करेगा जो ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो करेक्ट है। आइसोलेशन, अगर मल्टीपल नोड्स काम कर रहा है ऑटोनोमसली, तो इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द नोड्स should be guaranteed that each and every one is in isolated, so that one node's behavior does not affect on the others, and the durable, so that the effect, if something happened, some disaster happened, if some process does not, if some of the nodes get corrupted, it should be properly maintainable, and it should be manageable. Okay. General correctness of the distributed system. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अगर मल्टीपल नोड्स का एक कॉम्बिनेशन है, तो उसमें सेफ्टी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर मल्टीपल नोड्स एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिस पे उसका रिसोर्स शेयरिंग भी हो रहा है, तो सेफ्टी इज अ बिग इशू। सेफ्टी को हमको बहुत पहले ध्यान में रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है, लाइवनेस। अगर कोई भी सिस्टम, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक और दो नोड्स बंद हो जाता है, तो वो पूरी सिस्टम को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, पूरी सिस्टम चलना चाहिए। सो इट गारंटीज द सिस्टम डज नॉट गोइंग फॉर द ड्राइव। उसके बाद क्या होता है, मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग के अंदर आता है, मैंने जो दो प्रोसेस बताया, मैसेज पासिंग एंड द कहता है शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग एंड शेयर्ड मेमोरी। सो मैसेज पासिंग के अंदर एक नोड दूसरे नोड से मैसेज की तरह मैसेज देकर बात कर सकता है। अब ये दोनों मैसेज सिंक्रोनस मैसेज पासिंग हो सकता है, सिंक्रोनस हो सकता है। अगर सिंक्रोनस होगा तो उसमें बफर का कोई ज़रूरत नहीं है, वो दोनों सेम टाइमिंग में सिंक्रोनसली कनेक्टेड रहेगा।
अगर एसिंक्रोनस है तो उसमें बफर का ज़रूरत होगा, क्योंकि वो दोनों नहीं जानता कब कौन मैसेज सेंड करेगा। ओके, तो नाउ कम टू द शेयर्ड मेमोरी। तो शेयर्ड मेमोरी क्या है? शेयर्ड मेमोरी दो तरफ के होता है, एक होता है टाइटली कपल्ड और अगर होता है लूजली कपल्ड। तो टाइटली कपल्ड क्या होता है? अगर मल्टीपल सीपीयूज as the picture shown here, if the multiple CPUs are taking using a single shared memory, in that case scenario the memory should be the memory हर एक सीपीयू से हर एक सीपीयू इस मेमोरी को यूज कर सकता है, रीड राइट कर सकता है। तो इसलिए इस मेमोरी में एक कॉन्करेंसी का इशू, सिंक्रोनाइजेशन का इशू भी एक आ सकता है, इसलिए हमको इसको उस तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें मेमोरी यूनिट एक है और मल्टीपल सीपीयूज एक ही मेमोरी को काम कर रहा है। जैसे होता है इट्स जस्ट लाइक आवर नॉर्मल सिस्टम, यहाँ पर मल्टीपल सीपीयू का कोड होता है लेकिन वो एक ही नॉर्मल मेमोरी को यूज कर सकता है, वो जिसको हम रैम कहते हैं। उसके बाद आता है एक लूजली कपल्ड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का लूजली कपल्ड सिस्टम। वो क्या होता है? यहाँ पर मल्टीपल सीपीयू में एक लोकल एक मेमोरी होता है जिसको हम कैशे कहते हैं। वो लोकल जो कैशे है सीपीयू उस पर काम करेगा और उस कैशे का डेटा कहाँ से आएगा? वो आएगा एक नॉर्मल मेमोरी से। तो ये सीपीयू इस मेमोरी से कनेक्टेड तो है लेकिन वो जरूरत पड़ने में तभी उसका यूज करता। तो एक लूजली कपल्ड सिस्टम का एग्जांपल है। और इस तरफ से अगर इस मल्टीपल कैशे से सीपीयू वर्क कर रहा है तो वहाँ पर कैशे कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम भी आ सकता है, उसको हमको सॉल्व भी करना होता, रीड राइट रीड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज है ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑटोनोमस नोड, एज अ रिजल्ट इट गिव अस द मॉड्यूलरिटी इन द सिस्टम। सेकंड क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग। ये जो मल्टीपल ऑटोनोमस नोड्स है, एक हर एक नोड उसका काम करेगा, तो इसमें एक पैरेलल प्रोसेसिंग भी फ्लेवर भी आ जाएगा। तो इससे जो थ्रूपुट है, जो प्रोसेस थ्रूपुट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और क्या? फॉल्ट टॉलरेंस। अगर ये काम करते करते कोई भी नोड्स करप्टेड हो गया, कोई भी नोड्स आउट ऑफ ऑर्डर चला गया, तो भी पूरी सिस्टम के अंदर इसका कोई असर नहीं पड़ता। और क्या? लो लेटेंसी। जो लो लेटेंसी के मतलब एक अगर बल्क अमाउंट ऑफ डेटा, बल्क अमाउंट ऑफ प्रोसेस हो रहा है एक सिस्टम में, तो उसका जो एवरेज वेटिंग टाइम होता है वो बहुत लो होता है। और क्या? कॉस्ट इफेक्टिव। मैंने जो एग्जांपल दिया है उसके मुताबिक हमने सभी देख लिया, जो एक पूरी एक रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन को अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का तरफ से प्रिपेयर करें तो उसमें हमको कितना कॉस्ट इफेक्टिव वे से हम एक सिस्टम का तैयार कर सकता है, और ये बहुत एफिशिएंट भी है। लेकिन इतने सब एडवांटेजेस के रहते भी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या है? अगर हमने एक नॉर्मल सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, एक फुल फ्लेश कंप्यूटर सिंगल सिस्टम, तो उसका जो सिंप्लिसिटी होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर में नहीं होगा। वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है। अगर मल्टीपल रास्पबेरी पाई मिलकर एक टोटल एक सिंगल सिस्टम की तरह हमने यूज करना पड़ेगा, तो उस हर एक रास्पबेरी पाई में उसके मुताबिक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। हायर इनिशियल कॉस्ट, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक मॉड्यूलर एंड कॉस्ट एफिशिएंट तो है, लेकिन उसका जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट वो थोड़ा हाई है। कॉन्करेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन, मैंने अभी जो बताया, जो मल्टीपल शेयर्ड मेमोरी अगर यूज करना है, अगर मल्टीपल नोड्स को मल्टीपल प्रोसेस के अंदर जो नेटवर्किंग से कनेक्टेड है उसके मुताबिक अगर सिंक्रोनाइजेशन का ज़रूरत है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है।
अगर हमने उस सिंक्रोनाइजेशन को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया तो इट विल गोइंग टू डेडलॉक एंड गिव अस बिग अमाउंट ऑफ एरर एंड इट कैन क्रैश इमीडिएटली। रेप्लिकेशन, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हर एक सिस्टम के नोड्स के पास जो डेटा है वो सिर्फ उसी नोड में नहीं होना चाहिए, एक ही डेटा इस पूरी सिस्टम में रेप्लिकेटेड होना चाहिए। और इसी एज अ रिजल्ट इफ some of the nodes get corrupted, the same data is also available to another node. So in that case, if the A node cannot give us the proper output, the B node will make up this situation and give us a proper throughput. Migration, तो इसमें प्रोसेस और डेटा को हमने बहुत बारीकी से मार्केट कर सकता है। और सिक्योरिटी क्या है? Security is one of the most important part in this distributed system. जैसे हमने एक मल्टीपल नोड्स को नेटवर्क से कनेक्टेड किया और उसमें से हर एक नोड का जो प्रोसेस, जो हार्डवेयर इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन दोनों ही पास हो रहा है, अगर हमने उस सिस्टम को बारीकी से इसे सिक्योरिटी मेंटेन नहीं किया तो वो बहुत बड़ा मैसेज टेम्परिंग से, रिप्ले अटैक से, मल्टीपल टाइप्स ऑफ अटैक होता है जिसके मदद से जिसके साथ एक अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो एक पूरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एंड सम मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा कुड बी इन द रॉन्ग हैंड। सो हमने एक जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को डिजाइन करेगा तो उसका डिजाइन गोल क्या क्या होना चाहिए? तो उसका मेन जो पॉइंट है वो है शेयरिंग। अब एक मल्टीपल नोड से कनेक्टेड कर रहे हो तो उसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मल्टीपल सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस शुड बी शेयरेबल, अदरवाइज देयर इज नॉट, इट विल बी नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो ओपननेस होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए मल्टीपल नोड्स के अंदर, स्केलेबल होना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो हम उसको उस नोड्स को बढ़ा भी सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो कमा भी सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए। अगर मैंने कहा जब अगर कोई नोड आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है तो उसका कमियां दूसरे नोड्स फुलफिल करना पड़ेगा। और क्या है? ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी से हम अगर कोई जियोग्राफिकली लोकेटेड जो डेटा है तो जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो सिस्टम है तो उसमें एक डेटा किस सिस्टम पर जाएगा, किस सिस्टम पर काम करेगा, तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं जो यूजर से फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, जब मैंने दे दिया वो काम करके दे देगा। तो यूजर एंड डेवलपर के पास जो उसका जो क्लियर नॉलेज होना चाहिए, जो हर एक डेटा, हर एक प्रोसेस कहाँ पर किस सिस्टम पर हो रहा है। तो इससे हम फेलियर एंड रेप्लिकेशन इन सारी चीजों पर नजर रख सकते हैं। सो हियर सम ऑफ द रेफरेंसेस where you can check the details of this. And any question? नहीं भाई नहीं। और किसी को है? क्लियर है। क्लियर है। Okay. दीपांशु, you can stop this. दीपांशु को नेटवर्क एरर हो गया कुछ, पता नहीं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्डिंग कौन स्टॉप करेगा भाई? सब लीव कर दो, शायद हो जाए स्टॉप। ओके ओके, तो प्रेजेंटेशन ठीक ठाक था? हाँ भाई पहले तो बहुत अच्छा था। पहले तो हमारे हाँ शायद भाई। नेटवर्क में प्रॉब्लम थी हाँ, या आज माइक तो में सही प्रॉब्लम थी, था। पता नहीं। आज तो बड़ी स्मूथ आवाज थी, मजा आ गया सुन के। थैंक यू। तो फाइनली आई वांट टू से प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेंगे। मोनेटाइजेशन के बाद इस पे जो पैसा आएगा वो हम सब में पार्टी होगा। सो पार्टी प्लीज करेंगे। कॉर्पोरेट। पार्टी होगा या घूमने? हाँ। भाई नेक्स्ट क्लास कितने बजे? मैं खाना खाने जा रहा हूँ। भाई मेरी क्लास थी वैसे, तुम्हारी क्लास अगर कितने तुम बजे है? बताओ। मेरी तो जस्ट इसके गैप के बाद थी वैसे, तो तुम्हें बताओ कैसे हाँ। करना है।
मैं आ गया 10 मिनट में फिर से 10 या 40 मिनट में हो जाएगी 5। तुम्हारी? हाँ भाई मेरा मैं आ तो रहा हूँ टॉपिक 40 बहुत छोटा है। तो मेरा टॉपिक हाँ, वैसे 2 10 बजे 15 2 बजे स्टार्ट कर देंगे तुम्हारा, 2:40 तक हो जाएगी, 2:40 से लैब ले लेंगे। नहीं, ओके, मैं तो 2:40 बोलता हूँ 40 मिनट 1:40 का से अभी कर दो। टॉपिक नहीं है। 1:40 मेरा से मुश्किल से स्टार्ट 15 फिर मिनट। रिकॉर्डिंग आ स्टॉप रहा कर हूँ। भाई। दीपांशु भाई रिकॉर्डिंग पहले बंद कर दो। हो रहा था भाई रिकॉर्डिंग। बंद कर दो, मैं ये बोल रहा हूँ।